हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 29 अगस्त 2024 एक ऐसा दिन जिसको हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में, और आज ही के दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। कौन मेजर ध्यानचंद? भारत के कितने बेहतरीन खिलाड़ी जो अंग्रेज़ों के ज़माने में इतना अच्छा खेलते थे कि उनका नाम जो है भारत में इतिहास के पन्नों में हॉकी के बेस्ट प्लेयर्स में लिखा गया है। और हॉकी अगर इंडिया की एक ज़माने में पहली पसंद हुआ करता था, आजकल तो खैर क्रिकेट को कोई बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे मेजर ध्यानचंद। एक बहुत ही नॉर्मल से परिवार से निकले और आर्मी में एक छोटी सी रैंक पर जिनकी भर्ती हुई थी, लेकिन फिर अपने खेल के दम पर एक खिलाड़ी के रूप में ऐसी बेहतरीन पहचान बनाई कि उनकी जो रैंक था आर्मी में वो बढ़ते 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 मेजर तक पहुंचा। और मेजर का रैंक काफ़ी बड़ा माना जाता है और सम्माननीय माना जाता है। तो मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम जिसने भारत में हॉकी को घर घर में एक पहचान दिला दी। और जैसे आज नीरज चोपड़ा हैं, नीरज चोपड़ा का नाम गांव के किसी छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके शहर के कोने कोने में लगभग भारतीय जानते हैं कि नीरज चोपड़ा कौन है। तो जैसे नीरज चोपड़ा ने आर्मी का नाम भी, मान भी, शान भी बढ़ाई, ऐसे ही एक ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है तो मेजर ध्यानचंद, वो स्वतंत्र भी नहीं हुए था भारत, तब की घटना है ये। हॉकी में उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। तो अब आप देखें, अगर फिलहाल में तो खेल जो है पेरेंट्स की पसंद बनता जा रहा है। एक ज़माना था जब खेल को लोग बड़ा नेगेटिव तरीके से देखते थे और कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब ये साबित कर दिया खिलाड़ियों ने कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और खेलने कूदने से कोई खराब नहीं होता। खेलने कूदने से भी नाम, पैसा, शोहरत और एक मुकाम तक इंसान पहुंच सकता है। कितने बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो गीता फोगाट हो, बबीता फोगाट हो, या नीरज चोपड़ा हो, या अगर आज की बात करूं तो अमन सहरावत। 21 साल का एक लड़का, 21 साल के न जाने कितने लड़के आज ड्रग्स लेते हुए कहाँ नालियों में पड़े रहते हैं, और कहाँ अपने माँ बाप की तो चिंता छोड़ो, अपने शरीर की, अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करते। और वो लड़का जिसके कि पेरेंट्स भी नहीं थे, बचपन में जो बच्चे के सिर से माँ बाप का साया उठ गया, उस लड़के ने कैसे मेहनत की और कैसे अपने आप को एक गलत रास्ते पे जाने से रोककर, जबकि उसके पास गलत रास्ते पे चलने के ज़्यादा ऑप्शंस थे, क्योंकि उसके पास तो बहाना था कि मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं हैं, लेकिन उस लड़के ने अपना एक मुकाम हासिल करने का सपना देखा। और आज अमन सहरावत घर घर में गूंज रहा है नाम, और आने वाले अब अगले ओलंपिक्स की तैयारी में है। और 21 साल तो उम्र भी बहुत कम होती है, एक उज्जवल भविष्य उसके एक तरह से वेट कर रहा है। और ऐसे न जाने कितने ही खिलाड़ी हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। तो भारत जैसे इस विशाल देश में, जहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ी आबादी रहती है, वहां बहुत सारे खिलाड़ी इन प्रेजेंट में, जिन खिलाड़ियों ने बड़ा मुकाम हासिल किया, अपना नाम बना लिया। और अब अगर देखें तो पैरालंपिक्स में भी देखिए कितना बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी कि कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन, पदक तालिका में हम भी आगे तक एक अपना स्टैंड बना पाए। तो उन सबको देखें तो आज का दिन बड़ा ख़ास है। और आज मैं बातचीत करने जा रही हूँ, एक बैच में लेकर आ रही हूँ अपना एंशिएंट हिस्ट्री का। हमने पिछले महीने, पिछले क्या 3 महीने लगभग हो गए, मैंने एक बैच इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी आधुनिक भारत, उसमें मैंने पूरे डिटेल से कहानियों के थ्रू वो सारा आधुनिक इतिहास अपने स्टूडेंट्स को समझाया। पढ़ा तो कोई क्या ही सकता है, समझाने की कोशिश की, और बहुत 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 सारा प्यार मिला आप लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साथ दिया। तो अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो एक आशा में हमारे साथ जुड़ते हैं कि जो चीज़ उन्हें टफ लगती है, जो चीज़ उन्हें एग्जाम में परेशानी उनके सामने लाकर खड़ी करती है, वो चीज़ अगर आसानी से समझ में आने लग जाए तो ये भी एक तरह का एक होता है ना कि अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि मैंने कम से कम इस सब्जेक्ट पे मेरी कमांड बन गई। देखिए, पेपर बहुत सारे हैं इस साल, तो पूरा आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही अलग अलग चीज़ों में भर्तियाँ निकली हुई हैं। और वैसे अमूमन कहा जाता था कि जिस साल इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद सरकार अगले 4 साल तक के लिए ठंडे बस्ते में डाल देती है नौकरियां, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस साल इलेक्शन के बाद सीजीएल की भर्ती आई, 17,000 प्लस वैकेंसी, सीएचएसएल की भर्ती इस साल, और एमटीएस की भर्ती इस साल। ये तो हुई नेशनल लेवल पे एसएससी की बातें। अगर हम देखें तो हरियाणा पुलिस की भर्ती अभी हमारे सामने ही प्रोसेस में वो चल रही हैं चीज़ें। ऐसे ही हरियाणा की अगर बात करें तो कई सारे एग्जाम्स हुए, और पूरे अभी यूपी पुलिस का एग्जाम कैसा आया वो अलग बात है। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि भर्तियां नहीं निकली, इलेक्शन के बाद भी भर्तियां निकल रही हैं। तो
तो ये जो विपक्ष इस बार बना है ना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से भारत में संवैधानिक तौर पर किसी को विपक्षी कहलाने का अधिकार ही नहीं था। विपक्षी बनने के लिए भी एक कंडीशन होती है ना कि टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स का 1/10 मिले, यानी 543 सीट्स का 1/10, तो 55 सीट कम से कम मिले जिस पार्टी को, वही विपक्षी दल कायदे से बनती है। कांग्रेस 2014 में 19 में इलेक्शंस में सीटें नहीं ले पाई जितनी कंडीशंस थी, जितने पे कंडीशन थी कि भाई इतने पे आप विपक्षी बनेंगे। इस बार कांग्रेस ने काफी हद तक अपने आप को पिछले 5 साल के जो इलेक्शन थे, 10 साल के, उनके मुकाबले मजबूती से पेश किया, और उसका फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को। कारण बेरोजगारी का मुद्दा इस देश में ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, और जब जब सेशन बैठेंगे तो विपक्षी सरकार को, सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश करेगी, और सत्ताधारी दल के पास जवाब देने के लिए, अगर उन्होंने नहीं निकाली नौकरियां या भर्तियां नहीं की, तो वो जवाब क्या देंगे। तो ये सरकार अपने फायदे के लिए, जवाब देने के लिए, कहीं ना कहीं जनता का फायदा होगा। और सभी लोग नौकरियों के लिए नहीं बने होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई से कटे रहते हैं। मैंने अभी कहा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग खिलाड़ी हैं, तो देखो हर कोई पढ़ाई के लिए नहीं बना, ये आपको अपने आप देखना पड़ेगा कि भैया मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाई में, मैं अपने ऊपर 1 डेढ़ 2 साल लगा सकता हूं या लगा सकती हूं, तो पढ़ने का फायदा है। ये बहुत ऐसी चीज नहीं है कि आप 2 महीने तैयारी करेंगे और आपका होगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हद तक फैली हुई है। दूसरी चीज, बहुत सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो ठीक है, खेलना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, खिलाड़ी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा खिलाड़ी बनना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। नीरज चोपड़ा एक ही है, जैसे उसके लिए भी फिर बहुत ज्यादा मेहनत अगर आप कर सकते हैं तो ही। किसी भी काम में ना बेटा एक चीज समझना, जितने बच्चे मुझे यंग स्टूडेंट सुन रहे हैं, कि हर काम मेहनत की डिमांड करता है। आप किसी भी फील्ड में नाम कमा सकते हैं, आप बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं। अब अमन सहरावत हुए, या नीरज चोपड़ा हुए, या विनेश फोगाट हुए, या मनु भाकर हुए, ये नाम ऐसे ही ना जबान पे नहीं आए। आज ये घर घर में कैसे आए नाम, इन लोगों ने न जाने कितनी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रैक्टिस, योगा, भागना, दौड़ना, अपनी मतलब कितनी रफ टफ प्रैक्टिस होती है। आप सभी जानते हैं खिलाड़ी बहुत मेहनती होते हैं, और जिनको ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिलता है और जो ओलंपिक में मेडल लाने तक पहुंचते हैं, तो आप मान के चलिए कि वो बहुत ज्यादा धुरंधर होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई ही करेगा, कुछ लोग खिलाड़ी बन सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि एवरेज जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ना आजकल, जिसके घर में बहुत ज्यादा इनकम के साधन नहीं है, तो और उनका पढ़ाई में ठीक ठाक सा मन लगता है और वो मेहनत करने को तैयार हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। जैसे कोई जबरदस्ती आपके ऊपर थोपेगा ना तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपके दिल से आना चाहिए कि यार मुझे तैयारी करनी है। जैसे मैं अपने आप को देखूं तो मैं बहुत यंग एज से सोचती थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचना है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं उत्तरदायी थे, लेकिन वो इच्छा बचपन से मन में थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है। तो उसका फायदा ये मिला कि एक अंदर से इंटरनल कहीं ना कहीं एक फैक्टर मुझे पुश करता रहा कि मैं तैयारी करूं, मेहनत करूं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ूं, अच्छे मार्क्स लाऊं, जिसका फायदा मुझे मिला कि मेरी बहुत यंग एज में गवर्नमेंट जॉब लग गई। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, तो जैसी आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। हाँ, मैं इतना कहूंगी, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको पढ़ाई में कोशिश करनी चाहिए कि जम के पढ़ लें, कि भैया हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, मेरे पिताजी के पास कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में भी हम कामयाब नहीं है, ऐसा जिसको लगता हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं बेटा, और जिससे लगता है कि भैया मुझे एक परमानेंट स्टेबल ज़िंदगी चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए, तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट ऑप्शन है। बाकी बहुत सारे रास्ते हैं, आप देखिए, पता कीजिए। मेरा पर्सनल सजेशन है, ये बेस्ट है लोअर मिडिल क्लास परिवार के लिए, जहाँ पिताजी खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ छोटी मोटी दुकान पे काम करते हैं, या कोई बहुत छोटा मोटा सा कामकाज 10-20 हज़ार 25 हज़ार तक की नौकरी करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बैक स्ट्रांग नहीं होती, तो उनके लिए ये बेस्ट है। बस मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने मॉडर्न इंडिया का एक बैच जो है अभी कंप्लीट किया था, लगभग 2.5-3 महीने वो बैच चला, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें स्टूडेंट्स का रहा। ज़्यादातर बच्चों का यही था कि मैम पॉलिटिकल साइंस और करा दीजिए। पॉलिटिकल साइंस भी कराऊंगी बेटा, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ये पहले लेकर आ रही हूँ। और टीचर्स डे है 5 सितंबर का। टीचर्स डे पर जो है इस बैच के ऊपर हम लोग अपना सारा कामकाज करके 6 सितंबर से इसको लॉन्च कर देंगे। पहली क्लास में लूंगी, इसमें मैं पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, और कहानियों से हम
चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स पढ़ते हैं और जो साइंस पढ़ते हैं, उनके लिए हिस्ट्री हमेशा से एक हवा होती है और उनको लगता है कि पता नहीं कितनी बला है ये, हमें समझ में नहीं आएगी। पर मैं क्योंकि एक हिस्ट्री की टीचर हूँ और मैं आर्ट्स की स्टूडेंट रही थी, मुझे लगता है कि ये जैसे हमारी लाइफ में अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसे ही हिस्ट्री में भी एक तरह की लाइफ स्टोरी ही सामने से चलती है। बस टीचर्स अगर थोड़े से अच्छे मिल जाएं बचपन में, तो आप हिस्ट्री को प्यार करने लगते हैं, आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। वहीं अगर टीचर्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हों या टीचर्स थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग मेथड का इस्तेमाल कम करें, तो फिर यही हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगती है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम क्यों याद रखें कि अशोक कब मरा था, या अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए जिसके कारण वो आज तक पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत मज़ेदार है और हमारी आज की प्रेजेंट की लाइफ को हिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। पर ये समझने के लिए आपको हिस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से समझना पड़ेगा। तो चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडीवल हिस्ट्री हो। हमने एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, अब मैं दूसरा पार्ट लेकर आ रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का। इसमें क्या पढ़ेंगे मैं वो आपको बता देती हूँ। तो इस एंशिएंट हिस्ट्री में मैं आप लोगों को, जब बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में कुछ चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसकी शुरुआत मानी जाती है, सबसे पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वैसे तो देखो काल तो पढ़ेंगे ही, जैसे वो पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, लेकिन मैंने देखा है उनके ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं। मैं पढ़ाऊंगी आपको, वो भी एक चैप्टर है, लेकिन अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं। हाँ, मिडिएवल और एंशिएंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कह कुछ नहीं सकते पेपर सेट करने वाले का क्या मूड है, क्या पता वो 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के डाले जिनमें से 3 एंशिएंट के डाल दे, या क्या पता वो चारों मॉडर्न हिस्ट्री के डाल दे, या क्या पता वो 2 मिडिएवल के डाल दे, 2 मॉडर्न के डाल दे, कुछ नहीं पता। एज अ स्टूडेंट आपको तैयारी हर चीज़ की रखनी है। क्या पता हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आए, क्या पता 7-8 क्वेश्चन आ जाए। अब आपको, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको नौकरी चाहिए, क्वेश्चन सिर्फ 100 आएंगे, लेकिन उन 100 में आपको पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा। उन 100 के लिए आपको पूरा मैथ्स तैयार करना पड़ेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, सोशल साइंस, और फिर इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और अपना हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। तो अगर देखें तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। पर बेटा ये सभी करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अकेले, ये तो सारा देश ही पढ़ रहा है जो तैयारी कर रहा है। तो इसलिए ये मत सोचो कि मेरे ऊपर, अकेले के ऊपर बला है। ठीक है, अब वो है ना कि जब आपने ठान लिया कि तैयारी करनी है तो फिर करनी है। टाइम पास के लिए इस देश की एक दिक्कत ये भी है, फॉर्म भरते हैं लाखों लोग, कितने लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन आप देखना, आप पेपर देने जब जाएंगे तो जिस कमरे में आपका रोल नंबर होगा वहां आपको आधे बेंचेस खाली मिलेंगे। अगर 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं ना, तो हार्डली उनमें से 8 लाख 7 लाख लोग पहुंचते हैं। 7-8 लाख लोग तो जाते ही नहीं पेपर देने। उन 7-8 लाख लोगों ने सिर्फ फॉर्म भरा। अब उस 7-8 लाख जो पहुंचे हैं, उनमें से असली में पढ़ने वाले ना मुट्ठी भर बच्चे होते हैं, 50-60 हजार बच्चे जिन्होंने मेहनत कर रखी है, जिनके साथ आपका कंपटीशन है। लाखों, 50 लाख, 40 लाख फॉर्म भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कंपटीशन हमेशा ऊपर के कुछ ताकतवर बच्चे जो मेहनती हैं, जिन्होंने 1-1.5 साल 2 साल से अपना टारगेट बना रखा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, चाहे हमें कुछ करना पड़े, कितना ही पढ़ना पड़े, वो आपके कॉम्पिटिटर है। तो आपका कॉम्पिटिशन इन 15 लाख के साथ बिल्कुल नहीं है। अब इस चीज को एनालाइज करके कि यार 50,000 बच्चा अच्छा है, मुझे उसमें अपनी जगह बनानी है, ऊपर के 1000 में या 2000 जितनी वैकेंसी आती है। अब मान लीजिए एसएससी सीजीएल की बात करें, 17,000 प्लस है, तो 17,000 प्लस जो वैकेंसी है, बहुत अच्छी तैयारी करने वाले, ऐसा नहीं कि 10-20 लाख लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी पेपर में बैठने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी संख्या, अच्छे ताकतवर लोग, वो हजारों में ही होती है। हाँ, वो अच्छी तैयारी करके आते हैं, उनके साथ कंपटीशन आपको कहीं ना कहीं मजबूत तरीके से तैयारी करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राचीन भारत में एक तो हम पढ़ेंगे वही सारा जो एंशिएंट की स्टार्टिंग होती है, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। लेकिन जिसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा स्टार्ट होते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन आएगा तो इक्का दुक्का, वो मैं आपको करा दूंगी। जो मेन देखते हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ये है आपका हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता। आप सबको पता ही होगा, हड़प्पा पाकिस्तान में, आज की डेट में पाकिस्तान में एक एरिया हुआ करता था, उस जमाने में भारत का हिस्सा, क्योंकि तब तो ये सिंध और ये बलूचिस्तान, ये सब भारत के ही पार्ट थे। तो हड़प्पा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत का, और इसमें से क्वेश्चंस इसीलिए आते हैं क्योंकि उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा विकसित थी।
आज के मुकाबले अगर देखें, देखिए बारिश होती है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश होती है तो तुरंत से हमारे शहरों में, गाँव में पानी, गाँव में तो कम, शहरों में ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। दिल्ली जैसा जो हमारी राजधानी है, वहाँ लोग नाव लेके भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, इतना पानी है। अभी तो देखो पीछे वो 3 बच्चे जो थे, 3-4 स्टूडेंट्स जो बेचारे तैयारी कर रहे थे, किसी के घर का चिराग थे, किसी की बेटी, किसी का बेटा, कितने सपने बुनते हैं पेरेंट्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं। वो ज़्यादा बारिश के चलते वो पानी घुस गया और वो बच्चे जो हैं डूब के मर गए। तो देखा जाए तो मतलब आज के टाइम में हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2024 में हम बैठे हैं। हम ये कहते हैं कि क्लोनिंग इंसान ने कर ली है, आईवीएफ तकनीक से इंसान जो है वो चीज़ों को कैसे, जनरेशन्स को आगे बढ़ाने लग गया। हर चीज़ रोबोटिक जो है, सर्जरी रोबोटिक होने लग गई है। उस हिसाब से देखें तो आज तक हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना नहीं हुआ कि हम लोग इसको, शहर को बारिश होने पर साफ रख सकें। और इस कदर पानी भर गया कि कुछ बच्चे डूब के मर गए, जवान बच्चे। मतलब अपने आप में देखें तो इन चीज़ों को देख के लगता है यार, कहाँ ये दिखावटी ऊपर ऊपर बस गुब्बारे की तरह विकास है। रियलिटी में किसी एक सरकार की बुराई नहीं कर रही हूँ कि मैं कहूँ हाँ ये वाली पार्टी है, यहाँ ये वाली, ये बात ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इनको पढ़ते हैं क्योंकि उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस थे ये, इनके पास इतना ज़्यादा सिस्टम बढ़िया था, ड्रेनेज सिस्टम तो इनका परफेक्ट था। इनके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को आज तक पढ़ाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता, फिर इसमें हड़प्पा सभ्यता जैसे कितनी लंबाई में फैली, कितनी चौड़ाई में, कैसा इसका आकार था, कौन कौन से स्थल कहाँ पड़ते हैं, इंडिया में किस स्टेट से कहाँ तक फैली है, पूर्व से पश्चिम में क्या है, उत्तर से दक्षिण में क्या है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी में मैं मोटा मोटा टॉपिक बता रही हूँ, ये डिटेल में पढ़ने पे 8-10 दिन खाएगा अकेला हड़प्पा सभ्यता, उतना लगाना भी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैदिक काल। हड़प्पा के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक पीरियड। इसमें हम लोग 2 हिस्सों में इसको बांट के पढ़ेंगे, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। यानी ये अगर हड़प्पा की बात करें तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और अगर वैदिक की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, और फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में। ये कहानियाँ। फिर वैदिक काल में क्या हुआ कि भाई हमने ये वेद लिखे अपने, इसलिए इसका नाम वैदिक काल है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर हर वेद में क्या खास है, किसमें कितने मंत्र हैं या श्लोक हैं या कितने अध्याय हैं, अब किसमें शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष है, किसमें जो है अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया। वेद त्रयी क्या है, कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, कौन से वेद को लौकिक कहा जाता है, किसको ब्रह्म वेद कहा जाता है, किसमें संगीत का जो है 7 स्वरों का वर्णन है, किसमें यज्ञ और आहुति और ये सब चीज़ें हैं। फिर देवताओं की स्तुति, प्रार्थनाएं, ये सब चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। गायत्री मंत्र, कृषि के लिए जो मंत्र है, इसके अलावा अलग अलग टाइप के जो उस ज़माने में वेदों में लिखे गए थे, भाई विवाह सूक्त था, नदी सूक्त था, तो इस तरह से सारी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। आज की जो सोसाइटी समाज है ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली आ रही हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं बिना जाने। जैसे उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें थी जो साइंटिफिक भी थी, ऐसा नहीं कि इस टाइम पे लोग जो समझदार नहीं थे, बहुत समझदार थे, हर चीज़ के पीछे उनको लॉजिक पता थे। आज भी आप देखिए यज्ञ करना और घर में हवन करवाना, जो लोग सनातन धर्म की इंपॉर्टेंस जानते हैं वो जानते हैं कि ये कोई आज का कल्चर नहीं है, ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो उस टाइम पे यज्ञ की क्या इंपॉर्टेंस थी और कैसे घर परिवार में यज्ञ की इंपॉर्टेंस बढ़ी और उसमें आदमी का क्या रोल था, या जो यज्ञ करवाता था उसके अलग अलग नाम किस किस हिसाब से रखे गए, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस वेदों को जानने के लिए फिर हमने, क्योंकि ये टफ थे, वैदिक संस्कृत बहुत टफ थी जब लिखे गए थे, तो उसको थोड़ा आम आदमी तक पहुंचाने के लिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए कि आम जनता तक वो थोड़ी सी लैंग्वेज आसान बना दी जाए। फिर उसके बाद आरण्यक लिखे गए जंगलों में, फिर उपनिषद लिखे गए। 108 उपनिषद हैं हमारे देश में, हमारे वैदिक काल के। उस उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि वेदों का अंत वहां जाके माना जाता है हो गया था। उनमें से फिर 10 उपनिषदों पर, क्योंकि 108 है, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भाष्य लिखा है, तो उन सब के बारे में भाई उपनिषद में कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस उपनिषद, सारे 108 नहीं पढ़ने, लेकिन कुछ जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें वैदिक काल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना महाजनपद काल। महाजनपद, हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है। महा मतलब बड़ा, जन मतलब जनता, पद मतलब पैर, यानी जब पॉपुलेशन बढ़ती गई और लोगों ने अलग अलग एरियाज में अपना अपना एरिया, जैसे राजाओं के टाइप में धीरे धीरे करके राजा की प्रॉपर्टी बढ़ती गई। किन कारणों से वो आगे बढ़े, 16 महाजनपद थे। इनका ज्ञान हमें कहाँ से मिला, उस टाइम पर वैदिक, ये अपना ब्रह्म
सॉरी बौद्ध और जैन धर्म ये भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। तो बौद्ध धर्म में क्या क्या कुछ हो रहा था इसी के पैरेलल में, फिर जैन धर्म में क्या कुछ हो रहा था, और हमें कैसे पता कि 16 महाजनपद थे, इनकी जानकारी कहाँ है। फिर उसी में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, वो सारी बातें पढ़ेंगे क्योंकि जैन बौद्ध इसके पैरेलल में पढ़े जाते हैं महाजनपद काल में ही। इसी टाइम पर जैन और बौद्ध धर्म, आपने अगर कॉम्पिटिटिव पेपर दिए हैं तो आपको पता होगा इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर इनकी पूरी कहानी, कहाँ से इनकी लाइफ स्टोरी है। अब जैसे 24 तीर्थंकर हुए हैं तो इनमें से कितने ऐतिहासिक हैं, कितनों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और कितने हैं जिनके जैसे पेरेंट्स तक का पता है, उनकी प्रॉपर्टी का पता है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये होगा महाजनपद काल। इसके बाद इन महाजनपदों में से एक महाजनपद बहुत आगे निकलेगा जिसको कहेंगे मगध। और मगध एक टाइम पर आके अपनी प्रॉपर्टी को काबिल लोग थे। देखो 16 के 16 ग्रोथ नहीं करेंगे, इन 16 में महाजनपदों में सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा मगध। और ग्रोथ के पीछे सिर्फ लक नहीं चलता, 95% आपकी मेहनत है। मगध के पास ऐसा क्या खास था कि मगध इतना आगे बढ़ गया, ये पूरी कहानी हम जानेंगे। भौगोलिक कारण कैसे काम कर गए मगध को आगे बढ़ाने में, राजनीतिक क्या दाव पेच इन लोगों को पता थे, इनके पास कैसे बढ़िया बढ़िया कौन कौन से कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने कभी विवाह की नीतियों से अपने अड़ोसी पड़ोसियों को रिझाया, कभी मित्रवत नीति अपनाई, और कभी युद्ध का सहारा लिया, कभी किसी के पास गिफ्ट्स भेज दिए। और इस तरह करके मगध ने बुद्धि और दम, अपने दमखम के इस्तेमाल के द्वारा आसपास की सारी प्रॉपर्टीज को कैप्चर कर लिया। और इसमें कहीं ना कहीं जो नाम बहुत बड़ा हुआ वो एक कम्युनिटी, एक आगे जाके जिसको कहते हैं भारत का पहला बड़ा एम्परर कह लीजिए, किंग तो बहुत छोटा शब्द है, ये थे मौर्य। इन मौर्यों में भी आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो और उसका पोता अशोक, द ग्रेट अशोका जिसको हम पढ़ते हैं, इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है भारत की शुरुआती एंशिएंट टाइम पीरियड में। क्योंकि उस टाइम पे फिर मुद्राएं बनने लग गई, फिर सिक्कों की बातें आएंगी, फिर राजधानी, फिर व्यापार, लगातार भारत ग्रोथ के रास्ते पर। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में। लेकिन हर चीज़ का ना, चाहे कोई कितनी अच्छी हो, हर चीज़ का अंत निश्चित है। जो आया है वो एक दिन ख़त्म भी होगा। तो मौर्यों की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य बेशक करेंगे, लेकिन अशोका के बाद धीरे धीरे धीरे, एकदम नहीं क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे, लेकिन कुछ वंशज आने के बाद धीरे धीरे करके मौर्यों की अगली जो पीढ़ियां होंगी वो अपना, क्योंकि एक धर्म होता है हर इंसान का, उसको अपना कर्म, जिस कर्म के लिए वो बना है वो निभाना पड़ता है। तो क्षत्रियों का कर्म हमेशा से हुआ करता था युद्ध लड़ना। तो जब वो युद्ध से हटेंगे तो धीरे 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 उसका असर उनके कर्म का, उनके धर्म का, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर भी आएगा। और एक ऐसा जमाना, एक ऐसा समय आएगा जब मौर्यों की अगली पीढ़ियां कमजोर सी पड़ जाएंगी। और उस टाइम पर फिर कुछ छुटपुट हमारे यहाँ पर लोग उभरेंगे जिन्हें पढ़ाया जाता है मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्यों के उत्तर होता है बाद में। जैसे प्रश्न पहले आता है उत्तर बाद में ना, तो हिंदी में उत्तर का मतलब बाद वाला। तो मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद का काल। इसमें कोई एक वंश नहीं है, कई वंश उभरेंगे, लेकिन इतना ताकतवर कोई नहीं होगा कि पूरे भारत पर वो कंट्रोल स्थापित कर पाए जैसे मौर्यों ने किया। तो मौर्यों के बाद वाले वंश के नाम के आगे मौर्योत्तर काल लिख देते हैं, फिर उसको अलग अलग वंशों में पढ़ लिया जाता है, ठीक है। फिर एक समय आएगा जब फिर से एक दोबारा ताकतवर वंश आगे बढ़ेगा जिसको हिस्ट्री में कहा जाता है गुप्त वंश या गुप्त काल। इसमें ढेर प्रतापी राजा होंगे और वो भी एम्परर मान लीजिए 6 नंबर पर। और इसमें गुप्तों में फिर बड़े बड़े नाम, चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त सेकेंड का, ऐसे बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, कुमार गुप्त का, और जिन्होंने बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की, काम किया और अपने इस देश के लिए, जो आज हम कहते हैं ना भारत वर्ल्ड का बहुत विशाल देशों में 7वें नंबर पर है, तो ये प्रॉपर्टी इकट्ठी करके कि हाँ एक फीलिंग आए कि हम सब एक हैं, वो कहीं ना कहीं इन पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में ताकतवर राजाओं के ही कारण था। वरना तो सब बटा हुआ था, महाजनपद अपने अपने आप को अलग मानते थे, वो एक नहीं मानते थे। लेकिन फिर इन लोगों ने इंडियंस के मन में डाला कि हम सब एक हैं और हम भारत है। तो पूरा उत्तर से दक्षिण तक एक हिस्से को ये फील कराना कि आप एक एज अ नेशन आप एक हैं, ये भी बहुत बड़ी बात थी। और प्राचीन काल में गुप्तों ने ये बहुत बढ़िया तरीके से किया। इस टाइम तक आते आते आम जनता भी बुद्धिमान होने लग गई और कई लोग बिल्कुल आम पब्लिक में से निकल के गुप्तों के दरबार तक गए जिनका हिस्ट्री में नाम लिखा गया है। तो जैसे आर्यभट्ट की बात करें या वराह मिहिर की बात करें, ये सब इन्हीं के तो काल में थे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, किसी एक के नहीं लेकिन इसी काल के आसपास के। तो ये भारत के लिए बहुत बढ़िया काल था।
साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें और स्ट्रक्चर्स की बात करें जो ये आर्किटेक्चर में आते हैं, ये सब बहुत बेहतर हुए थे गुप्त काल में। ठीक है, इसके बाद फिर वही ये देखो, हिस्ट्री को उठा के पढ़ के एक बात समझ में आती है कि सदा कोई भी एक ऐसे ऊपर पोजीशन में नहीं रहा। आप सोचो मौर्य कितने ताकतवर थे, लेकिन मौर्यों का ग्राफ ऊपर जाके फाइनली नीचे गिरा ना, खत्म हुआ। तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, इसीलिए आप देखो बहुत 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 लंबे टाइम तक एक पीढ़ी लगातार 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 ग्रोथ नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग उस पीढ़ी के पुराने मेहनत को भूल के और ऐश करने लगते हैं, फिर धीरे 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 डिक्लाइनिंग मोड पे आते हैं और वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जैसे बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनकी 4-5 पीढ़ियां अच्छी हों, कुछ चंद जिसको आप उंगलियों पे गिन लें ऐसे खानदान, नहीं तो मैक्सिमम लोगों की देखो 1-2 पीढ़ी बाद चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अपने बच्चों में, अगली पीढ़ी में ये संस्कार डालना कि तुम्हें मेहनत करनी है और तुम्हें जो कुछ मिला है ये पूर्वजों ने बहुत मेहनत से कमाया, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जिन माँ बाप में समझ थी, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए, उनके कर्म को समझाया कि तुम्हारा ये कर्म है, तुम्हारा ये धर्म है, उनके बच्चों ने फिर आगे जाके अपनी पीढ़ियों में नाम कमाया। लेकिन फिर उनकी अगली पीढ़ी में अगर किसी ने ये समझ नहीं डाली तो फिर धीरे धीरे करके 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी एकदम तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन 2 4 5 10 हद से हद, उसके बाद फिर सब खत्म। तो उससे जो अगला काल आया वो कोई बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनको कहा जाता है गुप्तोत्तर, यानी गुप्त के बाद वाला काल। इसमें छुटपुट छुटपुट, छुटपुट का मतलब मेरा है कि पूरा इंडिया नहीं है, हाँ ये भी प्रॉपर्टी के मालिक है, एकदम ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, लेकिन ये उतने ताकतवर नहीं है, उतने वैभवशाली नहीं है, उतने समृद्ध नहीं है जैसे कि गुप्त थे। जैसे गुप्तों को, मौर्यों को 2 बड़े खानदान, 2 बड़े वंश के रूप में पढ़ा जाता है, ऐसे मौर्योत्तर काल में छोटे छोटे वंश पढ़े जाते हैं, ऐसे ही फिर गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे वंश पढ़े जाते हैं। और इसके बाद गुप्तोत्तर काल जब आया तो इसके बाद बस धीरे 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 चीज़ें जो थी ना वो एक काल से दूसरे काल की तरफ तब्दील होने लगी। कैसे? क्योंकि इनके बहुत लंबे समय तक नहीं टिके रहे और इनके धीरे धीरे खात्मे की तरफ आते आते भारत की एंट्री हो जाती है मध्यकाल में। ऐसा नहीं है कि काल हमारे देश में आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ एंट्री का मतलब है कि व्यवस्था बदल रही है, तौर तरीके बदल रहे हैं, खान पान बदल रहा है, टैक्सेशन सिस्टम बदल रहा है। क्योंकि जब चीज़ें बदली तो उसको हमने फिर आगे, जैसे उस टाइम थोड़ी पता था लोगों को कि मध्यकाल आ गया, ये तो हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि अच्छा पुराना सिस्टम ऐसे था, फिर एक बड़ा चेंज आया तो फिर मध्यकाल। जैसे मध्यकाल में इंडिया में इस्लाम धर्म की एंट्री हुई, और जब इस्लाम धर्म आया तो रहना, खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सोच विचार, हर चीज़ पे प्रभाव आया, इसलिए इसको एक अलग काल में पढ़ा जाता है। तो जिसमें गौरी, गजनवी और आपके ये गख, तस्लम, आगे जाके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब तो इनका एक कल्चर, इनकी किताबें लिखना, इन्होंने क्या किया, किस चीज़ का निर्माण करवाया, क्या चीज़ें नष्ट की, तो वो सारा फिर एक अलग से पढ़ा जाता है मध्यकाल में। और फिर मध्यकाल के बाद धीरे धीरे पढ़ते हैं हम, इसकी एंट्री होती है आधुनिक काल में। आधुनिक को आप मेन मान लेते हैं जब आपके यहाँ विदेशी ताकतें, एक देश के रूप में नहीं, विदेशी ताकतें आई व्यापार करने, जिनमें पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे, फ्रेंच थे। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया सभी बच्चों ने, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए कि उन्होंने सारी कहानियों को सुना, समझा और अपने साथ साथ नोट्स बना लिए। बेटा हमेशा ना आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो किसी भी किताब से ज़्यादा बेहतर होते हैं, मेरा ये मानना है। हाँ समय लगता है, तो मैंने शुरू में कहा कि सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले 2 4 6 महीने का टारगेट ना बनाएं, ये सोच के चलें कि मुझे 1 1.5 2 साल अपने ऊपर लगाना है और जम के लगाना है, बीच में नहीं भागना है। क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि राह चलते किसी को मिल जाएगी, 2 नाव में सवार होने वालों को नहीं मिल पाएगी। अगर आप 1 1.5 2 साल अपने ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार आपके हिसाब से नहीं चलती ना, पेपर निकलेगा। अभी जैसे देखिए एसएससी जीडी की कह रहे हैं भर्ती आ जाएंगी 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब एसएससी जीडी को अगर देखें तो अभी तो पेपर हुआ था इसी साल में, अब दोबारा भर्ती आ गई, 2025 का नोटिफिकेशन आ गया। अब ये भर्ती जो है कुछ महीनों बाद भर्ती हो जाएगी, सरकार के ऊपर है, क्या पता वो 1 1.5 साल ना निकालती, तो ये कंफर्म नहीं है। इसलिए हम ये मान के चले कि हम सारे फॉर्म्स सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के भरेंगे। ठीक है, 1 पेपर देंगे, 2 देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे, कहीं ना कहीं तो हमारा नंबर आ ही जाएगा अगर हमने ढंग से तैयारी की है। तो कोई पेपर ऐसा आता है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाते हैं, जिस पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाएंगे उसी में आपको नौकरी मिल जाएगी। जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो किसी पेपर में आपको 5-7 क्वेश्चन आते हैं, बस सब कुछ सिर पे से जाता है जब आप पेपर सॉल्व करते हैं। फिर धीरे धीरे आपको 20-25 की हाँ ये मुझे आ गए, फिर 30-35, फिर 40
45 ऐसे करके बढ़त होती है इंसान की, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ गुप्तोत्तर काल, इसमें जाके फिर भारत के एक एंशियंट पीरियड का, जिसमें फिर हर्षवर्धन की हम बातें करेंगे जो 606 से 647 तक रहे। फिर उस टाइम पे जितने आसपास के छुटपुट से राजा थे, उन लोगों ने कैसे कल्चर को प्रभावित किया, धीरे धीरे कैसे भारत में बदल रही थी चीज़ें, वो सब पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा एंशियंट इंडिया का। इसमें मैं आपको वो भी टॉपिक कराऊंगी जो मैंने लिखा नहीं है, ये तो मैंने मेजर पार्ट्स बताए। तो ये लगभग 3 महीने ये बैच चलेगा, और इस बैच का जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 250 रुपीज़। इस बैच में आप अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ये ICS कोचिंग सेंटर, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ICS कोचिंग सेंटर ऐप, मतलब इस पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको 2 नंबर दे देती हूँ। एक नंबर है हमारा 90-5320-40। इस पे जो सोनीपत के जो बच्चे हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं वो कॉल करें, और स्पेशल नंबर मैं दे देती हूँ जो एप्लीकेशन के लिए आपको जानकारी देगा, 98-1296-96। ठीक है, और एक है 90-5368-6800। इन नंबर्स पे कॉल करके ये दोनों आपको एप्लीकेशन की जानकारी दे देंगे। तो जिसको एप्लीकेशन, जिसको इच्छा है पढ़ने की, वो प्ले स्टोर पे जाए, एप्लीकेशन इस नाम से है, इसको डाउनलोड करें वहाँ से, और फिर वहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी आसान है आजकल ऑनलाइन में। मतलब कई बार लगता है कि लाइफ देखो कितनी आसान बना दी। ब्लिंकिट जैसे जो ये ऐप हैं, इन्होंने ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया है। बहुत सारे इस तरह के, जैसे स्विगी है, ब्लिंकिट है, इस तरह की चीज़ें, ऐसी पढ़ाई भी कितनी आसान हो गई है। एप्लीकेशन उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जिनके पास घर से बाहर निकलने का हिसाब किताब नहीं है। कोई जैसे मान लीजिए बीमार है, किसी के घर में कोई बच्चा बहुत छोटा है, या साधन नहीं मिलता है, तो उनके लिए एप्लीकेशन बेस्ट है। जो लोग किसी भी कोचिंग सेंटर के आसपास हों, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कोचिंग सेंटर जाके पढ़ें। जैसे हम अपनी बात करें, ICS लगभग सभी शहरों में है, उत्तर भारत के कई राज्यों में है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कोचिंग सेंटर पर जाके पढ़ें, क्योंकि वहाँ ना माहौल बनता है पढ़ाई का। घर पर क्या होता है, एक दिन हम पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन फिर लगातार पढ़ने में कहीं ना एक ऊब आने लगती है, थोड़ा सा इंसान ऊबने लगता है। लेकिन बेटा सबकी परिस्थितियां सेम नहीं होती, इसीलिए एप्लीकेशन भी उन लोगों के लिए एक रामबाण है जिनके पास ऑप्शंस नहीं है। भाई घर से निकल नहीं पाएंगे, साधन नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है, मदर इन लॉ बीमार हैं, फादर इन लॉ बीमार हैं, घर में कोई संभालने वाला नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें होती है ना। अब ये हर किसी की लाइफ अलग अलग है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। इस एप्लीकेशन पे आप जाके इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ये नीचे वाले दोनों नंबर, इस पे आप कोचिंग सेंटर की जानकारी ले सकते हैं 2040 पर। और इसमें एंशियंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगी, एंशियंट हिस्ट्री, जो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। ठीक है, इसके कुछ बहुत छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यूट्यूब पर भी करा दूंगी। मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी यूट्यूब पर कराई थी, लेकिन क्लास में पढ़ाने में और यूट्यूब पे पढ़ाने पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है बेटा। इस पे ना हर कोई नहीं पढ़ता है। ये सोशल साइट्स जो होती है ना, इसमें कुछ लोग तो बस वैसे ही टाइम पास टाइप है कि भैया कहीं भी स्क्रॉल कर लिया, उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। तो ऐसे लोग क्लास में हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ज़्यादा अच्छी पढ़ाई सोशल साइट से ज़्यादा बेहतर है ऐप पे पढ़ना, और ऐप से ज़्यादा बढ़िया है सेंटर में जाके पढ़ना। अब आपकी जैसी ज़रूरत है आप पैसा कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही पैसा नहीं है, क्या करें, बहुत ही गरीब है, तो बेटा आज के टाइम में ना कोई बहुत ही गरीब है तो भी यूट्यूब पर बहुत मसाला है, बहुत ज़्यादा मसाला है, वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। टीचर्स वैसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन एक सिस्टम से जो पढ़ाई होती है ना भाई, एप्लीकेशन पे एक टाइम डिफाइंड होता है कि इस टाइम पे क्लास लगेगी, तो आदमी अपना उस टाइम पे अपने दिमाग में मेंटली प्रिपेयर होता है कि मुझे इतने बजे क्लास लेनी है। ये फ़ायदा मिलता है एप्लीकेशन पे। तो बस एप्लीकेशन का ये है, एक सिलेबस डिफाइंड पढ़ाया जाता है, एक टाइम बंधा हुआ होता है, तो आदमी ना पंचुअल हो जाता है, थोड़ा फॉर्मल एजुकेशन टाइप हो जाती है। और यूट्यूब पे क्या है, ये नॉन फॉर्मल है कि भैया फैली पढ़ी है, इधर से ये बटोरा, उधर से वो, कहीं से लोकसभा पढ़ लिया, कहीं से राष्ट्रपति पढ़ लिया, लेकिन एक सिस्टमैटिक पढ़ाई होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी जो बहुत ज़्यादा गरीब है बेटा, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना, तो यूट्यूब से पढ़ना भी गलत नहीं है। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, पर दिक्कत ये है कि वहाँ सिस्टम ठीक नहीं बैठ पाता। बाकी सबके लिए सब तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। आज बहुत बड़ा मार्केट है, फ़ोन है आपके पास तो सब कुछ आपके पास है। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। इसकी ड्यूरेशन जो रहेगी 3 मंथ्स तक आपका ये चलेगा।
3 महीने तक। सितंबर में इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। 6 सितंबर को मैं इसकी पहली क्लास लूँगी। 6 सितंबर से क्लासेस रेगुलर चलेंगी और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी। इसमें 250 रुपये इसका चार्ज है। इन 2 नंबर्स पे कॉल करके आप एप्लीकेशन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐप, और इस पे आप सेंटर की जानकारी ले सकते हैं, आईसीएस कोचिंग सेंटर में एडमिशन के रिगार्ड में। ठीक है, चलिए। हाँ, ऑल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बेटा। ऐप पर ऑफर कब आएगा बेटा? वो एक्चुअली सिर्फ हम ऐप नहीं चलाते ना, एक टीम हमारी बाहर भी बैठी है, तो वो जब कहेंगे तब हम ऑफर ले आएंगे। पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स ले आए बेटा। पॉलिटिकल साइंस में कराऊंगी, एक बार मैं हिस्ट्री को करा दूं। अब मैं तीनों हिस्ट्री के पार्ट प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री करा दूं, उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस पे काम करूंगी। पीजीटी के लिए भी है, बिल्कुल पीजीटी के लिए बहुत हेल्प करेगा। और एंशिएंट हिस्ट्री ना मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी डिटेल से कहानियाँ, सारी की सारी कहानियाँ समझाई थी। सिर्फ ये नहीं है कि एक एक पॉइंट पढ़ा दिया या स्टैटिक जीके वाला पार्ट हिस्ट्री का पढ़ा दिया, नहीं, पूरी कहानियाँ कैसे, कब, क्यों, कहाँ, वो सारी बातें। ठीक है। क्लास का टाइम बेटा, फोन पे क्लास का टाइम मैं किसी भी टाइम लूँ, मैं तो रात में ही ले पाऊंगी क्योंकि दिन में तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। पहले कोचिंग सेंटर है, फिर स्कूल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी 8 बजे के आसपास का टाइम रखूँ, ताकि आप भी जितनी लेडीज़ हैं खाना वाना बना के अपने परिवार को जो है पेट भर के और अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर फिर अपना पढ़ाई कर सकें। बाकी जब ये एप्लीकेशन होती है तो आप किसी भी टाइम क्लास दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। हाँ, चोल चेर पांडे पढ़ेंगे बेटा, डिटेल से पढ़ेंगे। दक्षिण भारतीय जो राज्य थे ना, वो सारा मैंने ना यहाँ सब कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ आपको मोटा मोटा सा अंदाजा दिया। जैसे गुप्तोत्तर में सारा पढ़ा जाएगा, मौर्योत्तर में सारा पढ़ा जाएगा, उसमें कुषाण भी आएंगे, सातवाहन भी आएंगे, चोल चेर पांडे भी आएंगे, राष्ट्रकूट भी आएंगे, पल्लव भी आएंगे, ये सब पढ़ेंगे, सब चीजें आएंगी इसमें। ठीक है। जिस भी तैयारी को आप करना चाहते हैं उस तैयारी के लिए जहां हिस्ट्री आती है ना, ये बैच उसके लिए परफेक्ट रहेगा। तो जहां हिस्ट्री का जिक्र है, अब आप अलग अलग लिखेंगे तो मैं सबको तो नहीं देख पाऊंगी, स्पीड से कमेंट चल रहे हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं, जिस भी कॉम्पिटिटिव पेपर में, चाहे वो पुलिस का एग्जाम है, टीचिंग का एग्जाम है, वो रेलवे का एग्जाम है या एसएससी का एग्जाम है, तो जहां जीके का जिक्र आएगा, जहां हिस्ट्री के क्वेश्चन आने की उम्मीद होगी, वहां ये आपके लिए बहुत हेल्पिंग हैंड होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहानियां सुन के हिस्ट्री समझना बहुत आसान पड़ता है, फिर छोटे छोटे फैक्ट्स तो अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का मिल जाएगा बेटा, रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, एमटीएस में भी काम आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने करवा दी है, आप एप्लीकेशन पे जाके वहां से उसको भी, अगर चाहें आप मॉडर्न हिस्ट्री तो आप उसको भी ले सकते हैं। वो एक बार करा दी, अभी खत्म हुई थी वो, मेरे ख्याल 20 अगस्त तक क्लासेस चली हैं उसकी। अभी मैंने जानबूझ के 10-15 दिन का गैप लिया है ताकि थोड़ी सी अच्छी तैयारी और कर लूँ। मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री, तो इसीलिए कि 15 दिन तक थोड़ा सा पहले नोट्स वगैरह बना लूँ, उसके बाद फिर इसको मैं कराऊंगी। आप थैंक यू बेटा। चलिए, आज इतना ही। और मैं अभी कुछ दिन तक जो है छोटे छोटे टॉपिक्स ना, जो मेन टॉपिक हैं, वो हिस्ट्री के यूट्यूब पर भी करा दूंगी। जैसे मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है ना, उसका पूरा एक कहानी के फॉर्म में एक यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको भी देख सकते हैं। पर मैंने अभी कहा ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री जैसे करा रखी है, ऐसे एंशिएंट के भी मेन से पार्ट करा दूंगी। चलिए बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री की फी अब मुझे नहीं पता, तब 250 थी, अब कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा कि कितनी है, अब मुझे नहीं पता। चलो, थैंक यू बेटा, जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू। तो कल से पढ़ते हैं। कल तो सैटरडे है, कल सैटरडे है, फ्राइडे है, फ्राइडे है, तो कल मैं क्लास लेती हूँ। मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास लूंगी और उसमें छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करा दूंगी एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो आप बैच परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।